नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बालोतरा से की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित। जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। कहा, वैश्विक ऊर्जा संकट के समय सही आकलन और नीति से भारत ने दुनिया में साबित की अपनी शक्ति। प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट संयंत्र का किया उद्घाटन। कहा, सेमीकंडक्टर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को करेगा मजबूत। दोहराई विकसित भारत की प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र 2026 को दी स्वीकृति। 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चलेगा संसद का सत्र। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक होगी चर्चा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। E20 फ्यूल को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, एथेनॉल ब्लेंडिंग कोई नई बात नहीं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विशेषज्ञों का भी दावा, E20 पूरी तरह से वैज्ञानिक पहल, फैलाई जा रही भ्रांति पूरी तरह निराधार। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बीच आंतरिक संकट जारी। टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी दिया अपने पद से इस्तीफा। भाजपा ने ममता बनर्जी के तानाशाह रवैये को बताया पार्टी की गिरती साख का कारण। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट संयंत्र का उद्घाटन किया, जिससे सेमीकंडक्टर मिशन और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला चरण बताते हुए देश में आत्मनिर्भर और मजबूत तकनीकी इकोसिस्टम विकसित करने की कड़ी इसे करार दिया। देश ने शनिवार को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में स्थित सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट संयंत्र का उद्घाटन किया। संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत से वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। इस वर्ष की शुरुआत में मैंने कहा था कि वर्ष 2026 में 4 सेमीकंडक्टर फैसिलिटी शुरू हो जाएगी, और आज मेरे मंत्री ने कह दिया नहीं 4 नहीं 5 हो जाएगी। और मुझे खुशी है कि 6 महीने में 3 प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। यानी आज का भारत बड़े लक्ष्य भी रखता है और उन्हें समय पर पूरा भी करता है। यह परियोजना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूर की गई शुरुआती 4 परियोजनाओं में शामिल है। इस पर कुल 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। संयंत्र में वेफर सॉर्टिंग, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेज डिजाइन, फेलियर एनालिसिस और लॉजिस्टिक्स जैसी एंड टू एंड सेवाएं उपलब्ध होंगी। हमारा लक्ष्य है कि चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग तक का पूरा इकोसिस्टम भारत में ही विकसित हो, और भारत चिप तो बनाएगा ही, भारत का युवा मेड इन इंडिया चिप पर एआई, रोबोटिक्स और नेक्स्ट जेन टेक क्रांति को भी गति देगा। पूरी तरह शुरू होने के बाद इस फैक्ट्री में
हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन करने की क्षमता होगी। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसी तेजी से बढ़ती तकनीकों की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। इस संयंत्र से ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे कई क्षेत्रों में मदद मिलेगी। भारत की युवा शक्ति पर अटूट विश्वास जताते हुए पीएम ने कहा कि हर नई औद्योगिक क्रांति से सर्वाधिक अवसर युवाओं के लिए पैदा होते हैं। सेमीकंडक्टर और एआई क्रांति भी अपने साथ अनगिनत अवसर लेकर आ रही है। पीएम ने नौजवानों से कहा, आइडिया आपका, साथ मेरा। आज 18-20 साल के नौजवान है ना, ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सके। इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं आपके बच्चों के भविष्य के लिए। पीएम ने याद किया कि उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री 2 दशक से भी पहले गुजरात में सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने की योजना बनाई थी। जमीन निर्धारित की गई, कंपनियों से बात हुई, लेकिन उस समय की केंद्र सरकार के रवैये की वजह से ये काम नहीं हो पाया। पीएम ने पिछले 12 वर्ष में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का विस्तार से जिक्र किया। दरअसल देश को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना मोदी सरकार की प्रतिबद्धता रही है। प्रधानमंत्री का विजन स्पष्ट है, देश में आत्मनिर्भर और मजबूत तकनीकी इकोसिस्टम विकसित करना। सीजी सेमी सेमीकंडक्टर संयंत्र इसी दिशा में देश की प्रगति को दिखाता है। गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत के बढ़ते इस कदम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम। गुजरात के साणंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई सीजी सेमी ओसेट सुविधा का उद्घाटन एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। यह नई सुविधा भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में गुजरात को और मजबूत करेगी और युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगी। सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट संयंत्र में काम करने वाले युवाओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को प्रेरणादायक बताया। आज मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपना सपोर्ट दे रही हूँ, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी सर कि उन्होंने लड़कियों को इतना सपोर्ट दिया। उन्होंने हमारी प्रगति के बारे में और हम अपने फ्यूचर में आगे बढ़ते जाएं और इस कंपनी को भी और इस सेमीकंडक्टर को आगे बढ़ाएं, इस बारे में उन्होंने हमको बोला। उनकी स्पीच बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली थी। इससे पहले राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन, बालोतरा जिले के पचपदरा में एक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 54,000 नौजवानों को राजस्थान सरकार के नियुक्ति पत्र भी सौंपे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारें परिश्रम की पराकाष्ठा से परिणाम लाती हैं। पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से जब दुनिया के सामने ऊर्जा संकट पैदा हुआ तो उस संकट में भी भारत ने अपनी सही नीतियों, निर्णयों और प्रभावी कूटनीति के जरिए विकास की गति को जारी रखा। पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। ऊर्जा संकट के बीच भारत की नई रिफाइनरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा के पचपदरा में उद्घाटन किया। राजस्थान सरकार और HPCL की इस रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता
प्रतिवर्ष 90 लाख मीट्रिक टन की है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक ऊर्जा संकटों के बीच भारत की रिफाइनरियों ने एलपीजी का उत्पादन 35,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन किया। वहीं ऊर्जा का आयात 40 से ज्यादा देशों से किया गया। युद्ध के इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती भी बहुत काम आ गई। जब ये संकट शुरू हुआ था, उससे पहले भारत 25-26 देशों से ही ईंधन का, ऊर्जा का आयात करता था। लेकिन संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता में दुनिया का अब चौथा बड़ा देश है। प्रधानमंत्री ने जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि संकट के समय भी उनका विश्वास बना रहा और अफवाह, डर और भ्रम की राजनीति को जनता ने करारा जवाब दिया। मैं देशवासियों को नमन करते हुए धन्यवाद कहता हूं। जिस तरह वो इस मुश्किल समय में देश के साथ मजबूती से खड़े रहे, जिस तरह देशवासियों ने अफवाह, डर और भ्रम फैलाने वालों का सामना किया, देश में अस्थिरता फैलाने की साजिशों को नाकाम किया, देश उसी विश्वास के भरोसे आगे बढ़ पाया है। जो लोग भारत को असफल होते देखना चाह रहे हैं, इसके लिए भविष्यवाणी भी करने लग गए थे, वो जरूर आज निराशा की गर्त में पड़े होंगे। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि देश संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ राजस्थान का भी विकास हो रहा है, जबकि कांग्रेस ने राज्य में कई परियोजनाओं को लटका कर रखा था, लेकिन अब चहुमुखी विकास जारी है। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, साथ ही उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी की। जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए की जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास किया। वहीं 1,000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना और जोधपुर रिंग रोड खंड 2 को राष्ट्र को समर्पित भी किया। जोधपुर से विशाल बैरिस्टो और बालोतरा से तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित भारत की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। शनिवार देर शाम पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस नई रिफाइनरी की खासियत और रिफाइनरी क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता पर विस्तार से जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिफाइनरी को समर्पित किया देश को, द डेडिकेशन। This is actually, if you look around the world, this is a very rare occurrence. उसका कारण यह है कि दुनिया भर में रिफाइनिंग कैपेसिटी जहां है वो घटती जा रही है, और भारत में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला है, मैं बात कर रहा हूं मई 2014 की, दूसरी बार उन्होंने बड़ी एक रिफाइनरी को देश को डेडिकेट किया। पिछली बारी मुझे जहां तक याद है 2016 में पारादीप में जो उड़ीसा में रिफाइनरी है उसको डेडिकेट किया था, और जो मैं एक रिव्यू मीटिंग ले रहा था कुछ दिन पहले,
आने वाले कुछ महीनों में काफी रिफाइनरी जिन पे काम चल रहा है वो कंप्लीट होगा और हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी इस समय, सेक्रेटरी साहब विल करेक्ट मी, शुड बी अराउंड 267 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम। एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रम पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कुछ लोग फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। जो एक हेनरी फोर्ड था, जो फोर्ड मोटर कंपनी का मालिक था, उसने उस समय गाड़ी चलाई है बायोफ्यूल से, केरोसिन से, फॉसिल फ्यूल से। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, और कर नहीं पाए। वी, दैट इज सुजुकी कंपनी जो है मारुति, वी सर्विस अराउंड 2.8 करोड़ कार्स, 2 करोड़ 80 लाख गाड़ियों को हम सर्विस करते हैं। इनमें से 1.5 करोड़ गाड़ियां ऐसी हैं जो 2023 से पहले की बनी हुई हैं। कोई कंप्लेंट नहीं आई E20 रिलेटेड इंजन डैमेज की, कैटास्ट्रोफिक फेलियर और एनी अदर मेजर इशू। वहीं एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को लेकर इंडस्ट्री के दिग्गज एक मंच पर एक सुर में नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारुति और हुंडई जैसी प्रमुख ऑटो कंपनीज के प्रतिनिधियों ने E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के फायदे और इसकी तैयारियों पर विस्तार से जानकारी दी। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में एथेनॉल ब्लेंडिंग इसी रणनीति का अहम हिस्सा बनकर उभरा है। ये कोई नया ईंधन नहीं बल्कि दुनिया के कई विकसित देशों में पिछले कई दशकों से इसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। वहीं भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सवालों का जवाब देते हुए आज ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये बेहतर विकल्प बनकर सामने आएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह रातों रात लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसे लागू करने से पहले ऑटोमोबाइल कंपनियों ने व्यापक परीक्षण किए हैं और उनकी टेस्टिंग ने इस नीति का समर्थन किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे प्रदूषण कम होगा, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी और देश के किसानों को फायदा मिलेगा। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ करोजन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बिकॉज जैसा कि बताया कि वो 2021 में ARA की रिपोर्ट थी जिसमें 2021 में ये टेस्ट किए गए थे, 2023 में जाके इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो 2 साल पहले ही इन चीज़ों को टेस्ट किया गया था। हर एक OEM ने अपनी गाड़ियां भी थी। ARA इसलिए क्योंकि एक टेक्निकल बॉडी है, उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, वो हर चीज़ का नॉट ओनली फॉर इंडिया, वो होमोलोगेशन बाहर के लिए भी करते हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी होमोलोगेशन करते हैं। तो इसलिए थ्रू ARI उन सब गाड़ियों को टेस्ट किया गया और उसकी प्रवृत्ता के बाद ही 2023 में मटीरियल कंप्लाइंट और 2025 में इंजन कंप्लाइंट गाड़ियां दी गई। आपको बता दें, पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग सिर्फ ईंधन में बदलाव नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा रणनीति का बड़ा बदलाव है। 2013-14 में जहां पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी महज करीब 1.5% थी, वहीं आज देश E20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह सफर किसी एक ऐसे फैसले का नहीं बल्कि वर्षों की योजना, चरणबद्ध क्रियान्वयन और तकनीकी तैयारियों का परिणाम है। We are the world's largest two-wheeler manufacturer. We sell over 6 million bikes in a year. We know our responsibility that we have towards our customers. All our vehicles are extensively tested. We analyze crores of service data that we have, and basis all the analysis that we have done, there is no incidents. विशेषज्ञों ने मामले पर साफ बताया कि E20 वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना, जीवाश्म ईंधन को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाना और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में देश को आगे बढ़ाना है। साथ ही वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की गई है, जिसके पीछे लंबी तैयारी, तकनीकी परीक्षण और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ समन्वय रहा है ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और बेहतर इंजन उपलब्ध कराया जा सके। Very good fuel. Its RON is much higher, therefore very good drivability. But it's also clean fuel. In an era when we are facing the issue of climate change and are looking at rapidly decarbonizing, this is a zero carbon fuel. Because it's derived from plants. सरकार का मानना है कि E20 सिर्फ एक फ्यूल पॉलिसी नहीं बल्कि भारत के ऊर्जा भविष्य की नई दिशा है। दावा है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत होगी। वहीं कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर यह पहल स्वच्छ और हरित भारत के लक्ष्य को भी गति देगा, यानी कम प्रदूषण, ज्यादा ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में लिखा, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं राष्ट्रपति ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता की 250वीं ऐतिहासिक वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत और अमेरिका के संबंध केवल एक रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं हैं। लोकतंत्र, कानून के शासन और अपने नागरिकों की असीम क्षमता में हमारी साझा आस्था हमारी मित्रता को वैश्विक कल्याण की एक सशक्त ताकत बनाती हैं। मेरी कामना है कि आने वाले अगले 250 वर्ष अमेरिका के लिए और अधिक समृद्धि, शांति तथा प्रगति लेकर आएं और भारत अमेरिका की साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के मानसून सत्र 2026 को आहूत करने की मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने पोस्ट में लिखा कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होगा और 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। सरकार की ओर से उम्मीद जताई गई है कि दोनों सदनों में जनहित और राष्ट्रीय हित से जुड़े विषयों पर व्यापक और रचनात्मक चर्चा होगी। ये 25 दिन का सत्र होगा जिसमें 19 बैठकें होंगी। इस मानसून सत्र में तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में हुई बगावत का असर भी देखने को मिल सकता है। तृणमूल के 20 सांसद और शिवसेना के 6 सांसद अलग गुट के रूप में मान्यता चाहते हैं, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को निर्णय लेना है। डिजिटल दुनिया ने मनोरंजन को जितना आसान बनाया है, उतनी ही बड़ी चुनौती डिजिटल पायरेसी भी बनकर उभरी है। एक क्लिक में फिल्म्स और ओटीटी कंटेंट की अवैध साझेदारी अब केवल कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए की क्रिएटर इकोनॉमी पर सीधा प्रहार मानी जा रही है। इसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अब सख्त रुख अपनाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब और ठोस कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है, जबकि मेटवाई ने भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को लेकर कदम तेज कर दिए हैं। तो डिजिटल पायरेसी को लेकर सरकार का शिकंजा है। बार बार नियम तोड़ने वाले चैनल, ग्रुप, बॉट्स, अकाउंट्स और एडमिन्स पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई का यह फैसला लिया है। पायरेटेड फिल्म्स और कॉपीराइट का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर जम्मू कश्मीर सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए खरीदी गई पुस्तकों में आपत्तिजनक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली सामग्री पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने गंभीर लापरवाही मानते हुए 8 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आदेश के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान के तहत 18,328 सरकारी स्कूलों और 394 पीएम श्री स्कूलों के लिए पुस्तकों की खरीद की जा रही थी। इसके लिए विशेषज्ञों की 4 उप समितियों का गठन किया गया था। जांच में कुल 463 पुस्तकों में से 2 पुस्तकों की सामग्री पर गंभीर आपत्ति दर्ज की गई। सरकार ने दोनों पुस्तकों के लेखकों और प्रकाशकों को जम्मू कश्मीर में तत्काल ब्लैकलिस्ट कर दिया है तथा उनके द्वारा प्रकाशित अन्य सभी सामग्री को केंद्र शासित प्रदेश से वापस लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल मामले की जांच वित्त आयुक्त ऊर्जा अश्विनी कुमार को सौंपी गई है, जो 30 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और अब बात पश्चिम बंगाल की सियासत की करते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी संकट लगातार गहराता जा रहा है। पार्टी के भीतर जारी खींचतान के बीच अब प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे ने टीएमसी में मचे सियासी घमासान को और तेज कर दिया है।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का आंतरिक संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी को एक और बड़ा झटका देते हुए प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चंद्रिमा ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को भेजे पत्र में लिखा, मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देती हूं, जो मुझे 3/6/2026 को कालीघाट में हुई बैठक में सौंपा गया था। मैं उन सभी दूसरे पदों से भी इस्तीफा देती हूं जिन पर मैं अभी काम कर रही हूं। उन्होंने आगे लिखा, कृपया ध्यान दें कि मैं अलग अलग बैंक्स में मौजूद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और उससे जुड़ी दूसरी संस्थाओं के अकाउंट्स के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के तौर पर अपना नाम वापस ले रही हूं। मैं भारत के चुनाव आयोग के सामने आपकी अधिकृत व्यक्ति के तौर पर भी अपना नाम वापस ले रही हूं। जहाँ पर विश्वास नहीं है, जहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पर अगर काम करना है तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए हमने ये रेजिग्नेशन दिया। चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बागी गुट ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला बोला है। ये तो होना ही था ना, ऐसे तो बोला था कि ये पार्टी जो है, पार्टी में लास्ट दिन तक कितने लोग रहेंगे, सिर्फ बेटा और पीसी, ये पीसी भाई को का ही पार्टी रहेगा और कोई नहीं रहेगा इस पार्टी में। मैं उनके इस कदम का स्वागत करता हूं। यह होना ही था। जिन लोगों को किसी पद पर नियुक्त किया जा रहा है वे लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि कालीघाट तृणमूल में काम करने का माहौल ही नहीं है। चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी ने खुद प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाल लिया है। उन्होंने मदन मित्रा और कुणाल घोष को जनरल सेक्रेटरी जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। बात अगर चंद्रिमा भट्टाचार्य की करें तो वो ममता बनर्जी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक मानी जाती हैं। भट्टाचार्य पार्टी की महिला इकाई की प्रमुख नेताओं में भी शामिल रही हैं। पूर्व की ममता सरकार में वो वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, भूमि सुधार और शरणार्थी एवं पुनर्वास राज्य मंत्री रह चुकी हैं। पहली बार 2011 के चुनावों में टीएमसी की टिकट पर दमदम उत्तर सीट से जीतकर विधानसभा के लिए चुनी गई थी। 3 बार की विधायक रही चंद्रिमा को 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सौरभ सिकदर ने पराजित किया था। चंद्रिमा भट्टाचार्य का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस पहले से ही आंतरिक कलह और गुटबाजी से जूझ रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि ममता बनर्जी पार्टी को एकजुट रखने और संगठन में बढ़ते असंतोष पर किस तरह काबू पाती हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ कोलकाता से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेदारी केवल जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करना ही नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और जन कल्याण के माध्यम से राज्य के विकास की नई इबारत लिखना भी है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस कालखंड की विधानसभा के सदस्य के रूप में आपके विधानसभा के अंदर आपके वक्तव्य, आपके विचार, आप संसदीय संवाद, चर्चा, लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा, चुनौती और उनको सपनों को पूरा करने का दायित्व आपका है। और मुझे खुशी है 2 दिन तक आपने जिस गंभीरता से, जिस तत्परता के साथ, उत्साह के साथ, मनोयोग के साथ जो कुछ भी अनुभव प्राप्त किया है वो आपके जीवन में नई दिशा देगा। राम मंदिर चौराहा चोरी मामले पर शनिवार को अयोध्या में संत मंडल की बैठक हुई। बैठक में संतों ने चंपत राय को क्लीन चिट दे दी।
चंपत राय के समर्थन में आए संत मंडल ने कहा कि सभी संतों की तरफ से ट्रस्ट को निवेदन है कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार ना करें। संतों ने कहा कि मंदिर को लेकर मीडिया में अनर्गल प्रलाप चल रहा है और चंपत राय की निष्ठा पर संतों को पूर्ण विश्वास है। कुछ लोगों की कमी के कारण जो आरोप चंपत राय पर लग रहे हैं वो निराधार हैं। संतों के अनुसार एसआईटी की जांच आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सभी संत महंत ये निवेदन करना चाहते हैं कि चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहिए ट्रस्ट को। ये अयोध्या के सभी संतों का निवेदन है। मंदिर चढ़ावा को लेकर के विवाद मीडिया में अनर्गल प्रलाप प्रचार प्रसार चल रहा है, उसको लेकर के हम संत लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ट्रस्ट से मांग करते हैं कि उनका इस्तीफा न स्वीकार किया जाए। उनकी निष्ठा पर हम संतों को पूर्ण विश्वास है। कुछ लोगों की कमी के कारण जो त्रुटियां हुई उसके कारण जो आक्षेप लगे जा रहे हैं वो निराधार हैं, उसका कोई कहीं पर सत्य नहीं है। इसकी एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी की जांच आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंचते दिख रही है। एसआईटी को शुरुआती जांच में मंदिर प्रबंधन के वित्तीय लेन देन में कई खामियों के संकेत मिले हैं। जांच टीम ने ऑडिट से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर उनकी गहन पड़ताल शुरू कर दी है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि वित्तीय अनियमितताएं केवल लापरवाही का परिणाम थी या फिर ऑडिट प्रक्रिया में भी किसी तरह की हेरफेर की गई है। एसआईटी ने लगातार दूसरे दिन राम मंदिर पहुंचकर महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र से वित्तीय लेन देन और चढ़ावे की गणना को लेकर पूछताछ की। जांच के दौरान ट्रस्ट के कर्मचारियों से ऑडिट संबंधी दस्तावेज भी लिए गए। सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच में ऑडिट रिकॉर्ड में कई विसंगतियों के संकेत मिले हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है। जांच का दायरा बैंकिंग व्यवस्था तक भी पहुंच गया है। एसआईटी ने एसबीआई के मैनेजर समेत करीब 10 बैंक कर्मचारियों से पूछताछ कर बैंक लेन देन का पूरा रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 लोगों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। एक बैंक मैनेजर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के घर पर किराए से रहने की जानकारी भी जांच के दायरे में है, जिससे संभावित मिलीभगत की आशंकाओं की भी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी स्तर पर आधिकारिक रूप से ऐसी पुष्टि नहीं की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक मणिराम दास छावनी में होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में ट्रस्ट आगे की रणनीति और आवश्यक निर्णय ले सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अगर देखें तो 13 जून के उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। 15 जून को एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंचती है, राम मंदिर परिसर में जाकर जांच शुरू होती है और 16-17 जून को कर्मचारियों के प्रवेश निकास रिकॉर्ड की जांच भी की गई। तो ये पूरा सिलसिलेवार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अयोध्या चंदा मामले की जांच 16-17 जून को कर्मचारियों के प्रवेश और निकास से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच की जाती है। 18 जून को सीसीटीवी फुटेज की जांच में संभावित छेड़छाड़ के संकेत मिलते हैं, जबकि 23 जून को एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य के गृह विभाग को सौंप दी थी। इसके बाद 23 जून को ही एसआईटी ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की और 25 जून को एसआईटी की सिफारिश के बाद ट्रस्ट सदस्य की तहरीर पर एफआईआर दर्ज होती है। मतलब ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो पहले आकर कहते हैं कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए। 25 जून को 8 लोगों की गिरफ्तारी होती है, पूछताछ में कुछ राशि भी बरामद होती है। 26 जून को सभी 8 आरोपियों को मेडिकल के बाद अदालत में पेश कर दिया जाता है और 26 जून को ही आरोपियों को 29 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। 26 जून को विवाद के बीच ट्रस्ट के 2 प्रमुख पदाधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और 28 जून को पुलिस ने आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की और 28 जून को ही छापेमारी में बड़ी नकदी बरामद होने की बात भी सामने आई। मतलब जिन पर संदेह था उनके घरों पर जब छापे मारे गए तो उनके घरों से नगद राशि मिली। आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है 29 जून को और 29 जून को ही अयोध्या बार एसोसिएशन द्वारा आरोपियों की पैरवी पर रोक का प्रस्ताव पारित होता है। 3 जुलाई को दत्तात्रेय होसबाले ने घटना पर चिंता जताई, उनका बयान आता है।
संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबाले कहते हैं कि ये निश्चित रूप से चिंतनीय है। 3 जुलाई को आरएसएस सरकारवाह ने ये बात कही और 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। तो मतलब ये सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको जो पूरी जानकारी दी अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार है वो निष्पक्ष जांच में लगातार लगी हुई है। एसआईटी इस पर पूरी तरीके से काम कर रहा है और अब आने वाले समय में इसका पूरी पारदर्शिता के साथ में जो भी फैसला होगा उसमें यह सामने आएगा कि आखिर आरोपी कौन थे। बढ़ते हैं आगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव अतल दुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात, विशेष डीजी एसजेएम गिलानी समेत पुलिस और सुरक्षा बलों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने यात्रियों की आवाजाही, ट्रैफिक सुरक्षा, आवास और पंजीकरण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में पता चला कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बिना वैध पंजीकरण के पहुंच रहे हैं, जिससे रजिस्टर्ड यात्रियों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है। मनोज सिन्हा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यात्रा में तय संख्या से ज्यादा यात्री नहीं लिए जा सकते, इसलिए उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों से अपील की कि वो अगले कुछ दिनों तक यात्रा टाल दें और पहले अपना पंजीकरण पूरा कर लें। उपराज्यपाल ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सुरक्षा बलों, लंगर संगठनों और अन्य सेवादाताओं के साथ अच्छा समन्वय बनाकर रखें। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में शनिवार को लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पार्टी के वरिष्ठ संगठनात्मक नेताओं, सांसदों और विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बैठक के बाद भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ये एक संगठनात्मक बैठक थी जिसमें सभी नेताओं को मार्गदर्शन मिला। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन बेहद प्रेरणादायक था, जिससे सभी सांसद और विधायक ऊर्जा और उत्साह से भर गए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक इसी प्रेरणा के साथ 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर दी गई। संगठनात्मक बैठक के अंदर हम लोग को मार्गदर्शन मिला, सभी नेताओं को, मुख्यमंत्री जी का मिला और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिला। मैं इतना ही कह सकता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भाषण था वो अद्भुत भाषण था और मेरे ख्याल से हर सांसद, हर विधायक ने उसको जितना एंजॉय किया और उससे प्रेरणा ली है, शायद वो कल्पना से बाहर है। और हम लोग उनकी प्रेरणा से नई ऊर्जा के साथ जो उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव, उसका शंखनाद शुरू हो चुका है। आईआईटी दिल्ली में 2 दिनों तक चलने वाले डीडी रोबोकॉन की आज से शुरुआत हुई। डीडी रोबोकॉन के 25वें संस्करण के इस फाइनल इवेंट में कुल 39 टीमों के 700 से अधिक छात्र हिस्सा ले रहे हैं। इस रोबोटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन प्रसार भारती, एसटीपीआई और आईआईटी दिल्ली मिलकर कर रहे हैं। देश के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के 700 से अधिक प्रतिभावान छात्र इकट्ठा हुए हैं आईआईटी दिल्ली में। मौका है डीडी रोबोकॉन 2026 का, जिसका आयोजन प्रसार भारती और एसटीपीआई आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर कर रहे हैं। आईआईटी दिल्ली में 4 और 5 जुलाई को डीडी रोबोकॉन का आयोजन हो रहा है, जिसमें कुल 39 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विजेता टीम हांगकांग में आयोजित होने वाले एबीयू एशिया पैसिफिक रोबोकॉन 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जिसका आयोजन आगामी 21 से 24 अगस्त तक होगा। इस बार रोबोकॉन की थीम है कुंग फू क्वेस्ट। गेम जो थीम है ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, जिसमें जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बात आजकल बहुत चलती है, तो विजन सिस्टम का भी एक्शन करनी है, नंबर 1। नंबर 2, 2 रोबोट है इस बार हमारी। एक जो हम मैनुअल बोलते हैं, कोई ऑपरेटर कंट्रोल करते हैं, दूसरे जो है कम्प्लीटली ऑटोनोमस है, मतलब एक बार ऑन हो जाएगी तो खुद ही चलनी पड़ेगी। तो दोनों बेसिकली इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। बाकी कुंग फू क्वेस्ट इनकी ये थीम है। इस बार डीडी रोबोकॉन में देश भर के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों की कुल 77 टीमों ने पंजीकरण किया, जिनमें से 39 टीमों ने राष्ट्रीय स्तर पर इस रोबोटिक्स प्रतियोगिता के फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई किया।
फाइनल इवेंट में 2 दिनों के दौरान कुल 39 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें से 12 टीमें नॉकआउट मुकाबलों के लिए क्वालिफाई करेंगी। जो रोबोट जो बन रही है वो सारे स्टूडेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पहले प्लानिंग करते हैं तो ऐसे रोबोट बननी चाहिए, फिर उसमें कंपोनेंट क्या होगी वो उनको सिलेक्ट करनी पड़ती है, फिर बनाना मतलब जोड़ना पड़ता है, जोड़ के उसको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, टेस्टिंग करनी पड़ती है। मतलब कोई इंडस्ट्री का आप कोई भी सामान ले लो, रोबोट ले लो, गाड़ी ले लो, जैसा इंडस्ट्री जो प्रोसीजर फॉलो होती है सारे प्रोसीजर्स इनको फॉलो करनी पड़ती है, तब ये रोबोट आके इसको चल पाती है। तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री को जो चाहिए वो मिल जाती है, जो हम कहते हैं इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स बन जाती है ये। गौरतलब है कि डीडी रोबोकॉन का आयोजन वर्ष 2002 से किया जा रहा है। साल दर साल इसमें हिस्सा लेने वाली टीमों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। 2019 से आईआईटी दिल्ली डीडी रोबोकॉन का आयोजन कर रही है। ये प्रतियोगिता इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों में स्किल और नवाचार को बढ़ावा देने और अपनी इंजीनियरिंग क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने में मददगार साबित हो रही है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। राजधानी के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बैलेरी साइंसेज में लीवर एंड मेटाबॉलिक डिसीज नेटवर्क की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में मेटाबॉलिक और लीवर से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन रही हैं। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों में बढ़ते मोटापे और मेटाबॉलिक विकारों पर चिंता जताते हुए इन बीमारियों की रोकथाम के लिए बचपन से ही प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने ILBS में नेशनल सेंटर फॉर लीवर एंड मेटाबॉलिक हेल्थ स्थापित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि शुरुआती स्क्रीनिंग और नियमित निगरानी से भविष्य में इन बीमारियों का बोझ काफी कम किया जा सकता है। वहीं ILBS के निदेशक डॉक्टर शिव कुमार सरीन ने कहा कि मेटाबॉलिक बीमारियों की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए प्रॉब्लम, पॉपुलेशन, पॉलिसीज, फिजिशियंस और प्रोडक्ट्स यानी 5P पर एक साथ काम करना होगा। उन्होंने ILBS में नेशनल सेंटर फॉर लिवर एंड मेटाबॉलिक डिसीज स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इससे शोध, उपचार, शिक्षा, नवाचार और जन स्वास्थ्य को एक मंच पर लाया जा सकेगा। I spent quite some time in Northeast also. I had the opportunity of being in South India, Northeast, North India and Central India. Northeast you had problems of mostly head and neck cancers. Today there also you have type 2 diabetes mellitus, which was not much known over there. And also fatty liver. The Indian phenotype, as we all know. There are ample number of studies. 3 generations later also Indians who went and settled in UK continue to have more preponderance to develop these disorders in spite of having lived in a different environment, in a different climate and a different lifestyle for 3 generations. A whole body of research should be directed to the earliest understanding of the origin of fatty liver disease. And I have some interaction at AIIMS with my team, and some of my colleagues are working in this area, and I do want to humbly submit that a lot more work should be done. So I must say our journey in 2 years has not been the best because we couldn't get a lot of industry support. But yes, 2 projects, major projects were finished and several are in pipeline. Support to establish a National Center for Liver and Metabolic Disease. We have planned it in 2 phases, sir. India might start a new way of connecting physicians, clinicians, surgeons with basic science, industry, policy makers, and of course public, sir. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी 2 दिवसीय मध्य प्रदेश यात्रा के पहले दिन शनिवार को इंदौर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एयरपोर्ट पर स्थापित मां देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ज्ञानेश कुमार ने अपनी यात्रा के पहले दिन इंदौर में BLO के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बूथ लेवल अधिकारियों के साथ बातचीत की।
कर्नाटक में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में हुई लापरवाही को लेकर राज्य भाजपा ने केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। शिकायत दर्ज कराने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार बीएलओ का गलत इस्तेमाल कर रही है। पिछले कुछ दिनों से बीएलओज मस्जिदों के अंदर बैठकर फॉर्म बांट रहे हैं, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। We all met election commissioner and we have given our complaint, our queries regarding the special intensive revision. The issue here is state government is putting pressure on BLOs, block level officers. They are misusing the BLOs. In last couple of days we have been witnessing, we have been seeing BLOs sitting in masjids, madrasas and in the chowtries and circulating the enumeration forms. They are not supposed to do that. BLOs are supposed to go for each and they have to visit each and every house along with BLA 2. नई दिल्ली में एनबीटी दिल्ली ने साहित्य, संस्कृति, रचनात्मकता और जनसंचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट और स्थायी योगदान को पहचान देने के लिए एनबीटी उत्सव 2026 का आयोजन किया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़, नरेश त्रिहान, युमा कुरैशी, मनु भाकर समेत तमाम नामचीन हस्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। साथ ही साहित्य, संस्कृति और फिल्म में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी को प्रथम एनबीटी भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। देश का रक्षा उत्पादन कई गुना बढ़ा है और भारत आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। डीबीटी और जीएसटी जैसे सुधारों ने व्यवस्था को पारदर्शी बनाया है। साथ ही उन्होंने आर्टिकल 370 हटाने और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई का भी उल्लेख किया। प्रसून जोशी जी ने अपने प्रभावशाली लेखन से, अपने प्रभावशाली वक्तृत्व क्षमता से भारतीय संस्कृति, संवेदनाओं और साथ ही साथ भारतीय मूल्यों को एक नई अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने हिंदी भाषा, साहित्य कला और सिनेमा को आपने इनरिच किया है, समृद्ध किया है। प्रसून जी, आप बधाई के पात्र हैं। प्रसून जी ने समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा तय करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। एनबीटी उत्सव 2026 में एनबीटी भूषण से सम्मानित प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा कि भारत बदल रहा है। खासकर परिवर्तन के इस दौर में हमें हर कार्य दृढ़ता के साथ करना चाहिए। इस बदलते युग में हम तेजी से बदलेंगे और मुझे इस में कोई भी इस बात का संशय नहीं है, इस बात में कि हम आगे जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन परिवर्तन की इस आंधी में हमें तिनके की तरह नहीं बहना है, हमें तैराक की तरह तैरना है। और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और ऑथेंटिक डेवलपमेंट की बात करें। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 180 फुट लंबे बैली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया है। यह पुल प्रोजेक्ट अरुणांक के तहत तैयार किया गया है और इसे 85 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी तथा 756 बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स की टीम ने बेहद कठिन परिस्थितियों में बनाया। लगातार बारिश, अचानक बाढ़ के खतरे और दुर्गम पहाड़ी इलाके जैसी चुनौतियों के बावजूद बीआरओ के जवानों ने दिन रात मेहनत कर इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। नया ट्रिपल डबल रीइंफोर्स्ड बैली ब्रिज सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की आवाजाही, भारी उपकरणों और आवश्यक आपूर्ति को अधिक सुगम बनाएगा। साथ ही ये दूरस्थ इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी और जीवन रेखा साबित होगा। लद्दाख के प्राकृतिक संरक्षण के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को 100 पूर्व सैनिकों को लद्दाख पर्यावरण संरक्षण बल यानी EPF में शामिल किया। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को पर्यावरण की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। ये पूर्व सैनिक थल सेना, अर्धसैनिक बलों और लद्दाख स्काउट से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिन्हें लद्दाख के संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। इनकी मुख्य जिम्मेदारी अवैध ऑफ-रोडिंग को रोकना, वन्य जीवों की रक्षा करना और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर नजर रखना है। अब ये जवान मौके पर ही चालान काट सकेंगे। संरक्षित क्षेत्रों में बिना अनुमति कैंपिंग करना, वन्य जीवों को परेशान करना, कूड़ा फेंकना, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना जैसी गलतियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कहा कि लद्दाख दुनिया का सबसे नाजुक हाई ऑल्टीट्यूड इलाका है। यहाँ कई दुर्लभ वन्य जीव रहते हैं। ऐसे में बढ़ते पर्यटन के साथ पर्यावरण की रक्षा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ये पूर्व सैनिक अनुशासन और समर्पण के साथ पर्यावरण के सच्चे रक्षक बनेंगे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारतीय सेना के 651 शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। साके स्थित स्थायी परिचालन बेस पर आयोजित समारोह में सैनिकों की पेशेवर दक्षता, साहस और समर्पण को सराहा गया। संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत भारतीय दल ने नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय सहायता और शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सम्मान वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता तथा संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारतीय सेना के उत्कृष्ट योगदान का प्रतीक है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस वर्ष रनवे को पूरी तरह बंद करने की प्रस्तावित योजना वापस ले ली गई है। इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत सरकार की त्वरित और सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने यात्रियों, पर्यटन उद्योग, व्यापार और जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा व्यक्तिगत रूप से केंद्र सरकार के सामने उठाया था। इस फैसले से क्षेत्र में हवाई संपर्क बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा, जिससे यात्रा, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में कोई बाधा नहीं आएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी अमित बापना को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी के अनुसार बापना पर रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से लिए गए ऋण को मध्यस्थ कंपनीज के जरिए रिलायंस AGA समूह की अन्य कंपनीज तक पहुंचाने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक्स को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। CBI ने मुंबई की विशेष अदालत से प्रोडक्शन वारंट लेकर उन्हें तिहाड़ जेल से हिरासत में लिया। अदालत ने पूछताछ के लिए 4 दिन की CBI रिमांड मंजूर की। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जारी है। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ शनिवार को ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। इसी के साथ इंग्लिश टीम ने सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। मेजबान टीम के लिए जीत के हीरो जैकब बेथल रहे, जिन्होंने 76 रन की नाबाद पारी खेली। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। भारत की ओर से ईशान किशन ने सबसे अधिक 49 रन की पारी खेली। अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 43 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने 22 गेंदों में 37 रन की उपयोगी पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा अंत तक नाबाद रहे, 24 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर रहे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने 10 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 14 रन बनाए और शानदार छाप छोड़ी। जिस देश की आबादी कई महानगरों से भी कम हो और जिस टीम ने आधी सदी तक विश्व कप के मंच का इंतजार किया हो, जब वही टीम दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल महाशक्तियों को कड़ी टक्कर दे, तो उसे सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि फुटबॉल क्रांति कहा जाता है। समुद्र के बीच बसे छोटे से द्वीपीय देश कैप वर्डे ने फुटबॉल के महासागर में ऐसी लहर पैदा की जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश केप वर्डे इस विश्व कप की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा है। भले ही केप वर्डे की टीम राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना से हार गई, लेकिन अपने दमदार प्रदर्शन से सबका दिल जरूर जीतने में कामयाब रही।
विश्व कप में पहली बार खेल रही केप वर्डे सबको चौंकाते हुए नॉकआउट दौर में पहुंची। दुनिया में 67वीं रैंकिंग की टीम केप वर्डे ने अपने पहले ही मैच में यूरो चैंपियन स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोककर सबको चौंका दिया था। उस ड्रॉ के बाद केप वर्डे ने विश्व कप में अपना पहला अंक हासिल किया। उस मैच में शानदार बचाव करने वाले केप वर्डे के गोलकीपर वोजिनिया रातों रात स्टार बन गए थे। स्पेन के खिलाफ मैच शुरू होने से पहले वोजिनिया के सोशल मीडिया पर 50,000 के करीब फॉलोअर्स थे, लेकिन उस मैच के खत्म होते होते वोजिनिया सोशल मीडिया पर बड़ा क्रेज बन गए। अब उनके पास 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके बाद दूसरे मैच में केप वर्डे ने उरुग्वे के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। केप वर्डे ने विश्व कप में पहली बार गोल करने में कामयाबी पाई। अपने आखिरी ग्रुप मैच में केप वर्डे ने सऊदी अरब के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला और ग्रुप में उप विजेता रहते हुए नॉकआउट दौर में जगह बनाई। केप वर्डे विश्व कप के नॉकआउट में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश है। राउंड ऑफ 32 के मैच में केप वर्डे की टीम मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को कड़ी टक्कर देती नजर आई। केप वर्डे ने विश्व चैंपियन को निर्धारित समय में जीत से वंचित रखा और मैच में टीम ने 2 बार पिछड़ने के बाद वापसी की और अर्जेंटीना पर लगातार दबाव बनाए रखा। केप वर्डे के गोलकीपर वोजिना ने इस मैच में 8 शानदार बचाव किए, जिसमें अर्जेंटीना के स्टार लायनल मेसी के खिलाफ 1-1 भी शामिल रहा। केप वर्डे की टीम अर्जेंटीना को पेनल्टी शूटआउट में ले जाने से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी। भले ही टीम ये मैच हार गई, लेकिन केप वर्डे का ये साहसिक प्रदर्शन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इस छोटे से देश ने दिखा दिया कि वे दुनिया की किसी भी बड़ी टीम को टक्कर दे सकते हैं। टीम के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिनिया के पास फिलहाल कोई क्लब नहीं है। पुर्तगाल के 2nd डिवीजन क्लब शावेस के साथ उनका करार समाप्त हो चुका है। उन्होंने इस विश्व कप में कुल 18 सेव किए हैं और अब दुनिया भर के क्लब्स की नजर उन पर रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अनुमति, नमस्कार।